जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम बात करेंगे एक ज्योतिष का एक बड़ा ही प्रसिद्ध और बहुत प्यारा विषय है जिसको गजकेसरी योग कह करके पुकारा गया है। आमतौर पर गजकेसरी योग अत्यंत प्रसिद्ध है। अधिकतर ज्योतिषियों को और ज्योतिष विद्या के जो विद्यार्थी हैं उनको गजकेसरी योग के संबंध में भली भांति जानकारी होती है। सामान्य ये योग है, फिर भी आज इस योग के संबंध में हम कुछ चर्चा करेंगे। ये योग बनता कैसे है, इसका क्या प्रभाव होता है, इन सभी बातों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। गजकेसरी योग जो नाम है, नाम से बोध होता है कि जैसे इस योग का संबंध देवगुरु बृहस्पति और ग्रहों के राजा सूर्य देव के साथ होना चाहिए। और ज्योतिष के कई कई ग्रंथों में ऐसा उल्लेख भी हमारे को प्राप्त हो जाता है कि कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति और ग्रहों के राजा सूर्य देव को लेकर के राजयोग की चर्चा की गई है। और ये बोध होता है कि गजकेसरी योग का संबंध इस योग के साथ ही होना चाहिए। किंतु ग्रंथों के अंदर, पुस्तकों के अंदर और विद्वानों के परामर्श के अंदर हमारे को जो बोध प्राप्त होता है, हमें जो ज्ञान उपलब्ध होता है, वो ये है कि गजकेसरी योग का संबंध मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति और मन के कारक चंद्रमा के साथ है। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर चंद्रमा और बृहस्पति का बड़ा ही सुंदर योग बन जाए, उसको गजकेसरी योग कह करके पुकारा गया है। तो गजकेसरी योग बनने का क्या लाभ होता है, इस संबंध में हम अवश्य चर्चा करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर गजकेसरी योग बनता कैसे है। क्योंकि मुझे देखने में जो मिला है, अलग अलग ग्रंथों में या अलग अलग विद्वानों के परामर्श के अंदर गजकेसरी योग की परिभाषा कुछ कुछ अंतर से भिन्न भिन्न प्राप्त हुई। और उन सभी परिभाषाओं को मिला करके 3 प्रकार की परिभाषाएं मैंने चुन ली हैं। सबसे पहले उन 3 परिभाषाओं की हम चर्चा करते हैं, जिससे हम भली भांति समझ सकते हैं कि गजकेसरी योग हमारी कुंडली के अंदर किस प्रकार से बनता है। आइए उन 3 परिभाषाओं की चर्चा करते हैं और उसके बाद इस योग के प्रभाव के बारे में, इस योग के रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो गजकेसरी योग की प्रमुख रूप से ये 3 परिभाषाएं हैं, इनको समझते हैं। पहले नंबर पे चंद्र से केंद्र में गुरु विराजमान हो। हमारी कुंडली के अंदर जहां पर भी चंद्रमा अवस्थित है, वहां से हम गिनना शुरू करेंगे। और जहां चंद्रमा है वहां से चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में या फिर प्रथम भाव में, अर्थात जहां चंद्रमा है वहीं पर इन 4 भावों में गुरु विराजमान हो, अर्थात बृहस्पति विराजमान हो। इस लाइन को, इसको उलट करके भी कहा जा सकता है कि गुरु से केंद्र में चंद्रमा हो। चाहे गुरु से केंद्र में चंद्रमा हो अथवा चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो, दोनों बातों में परिणाम वही निकलेगा। गजकेसरी योग का पहला नियम। तो गजकेसरी योग का सबसे पहला जो नियम हुआ या पहली जो परिभाषा हुई, वो ये हुई कि हमारी कुंडली के अंदर जहां पर भी चंद्रमा है अथवा जहां पर भी गुरु है, वहां से जब हम गिनना शुरू करेंगे, अगर चंद्रमा और गुरु एक दूसरे के केंद्र में विराजमान हो तो पहली शर्त पूरी हो जाती है कि हमारी कुंडली के अंदर गजकेसरी योग निर्मित हो जाता है। दूसरी परिभाषा है बुध चंद्र से युक्त हो या दृष्ट हो।
जो बुध है हमारी कुंडली के अंदर या तो चंद्रमा के साथ वो विराजमान हो अथवा चंद्रमा के द्वारा बुध देखा गया हो, अर्थात चंद्रमा की दृष्टि बुध के ऊपर पड़ रही हो। और चंद्रमा की जो संपूर्ण दृष्टि होती है वो सप्तम दृष्टि होती है। तो अर्थ ये हुआ कि या तो बुध चंद्रमा के साथ में बैठ जाए अथवा चंद्रमा से सामने वाले भाव में, उससे सप्तम भाव में बुध बैठ जाए। इस स्थिति के अंदर बुध के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि होगी अथवा बुध चंद्रमा के साथ युक्त होगा, कंजक्शन में होगा। तो ये दूसरी शर्त हुई गजकेसरी योग की। और तीसरी शर्त है चंद्रमा गुरु शुक्र बुध से दृष्ट हो। चंद्रमा के ऊपर एक साथ गुरु की दृष्टि भी पड़े, शुक्र की दृष्टि भी पड़े और बुध की दृष्टि भी पड़े। कहने का तात्पर्य ये हुआ, हमारी कुंडली के अंदर 4 सौम्य ग्रह होते हैं। उन 4 सौम्य ग्रहों में से चंद्रमा स्वयं में सौम्य ग्रह है। तो चंद्रमा के ऊपर बाकी तीनों सौम्य ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, इस कंडीशन के अंदर भी गजकेसरी योग बन जाता है। साथ ही ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि उक्त ग्रह अर्थात गुरु शुक्र और बुध न तो अस्त हो और न नीच हो, अर्थात वे अस्त भी नहीं होने चाहिए और नीचस्थ भी नहीं होने चाहिए। अब प्रश्न ये होता है कि इन 3 परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा के घटित होने पर गजकेसरी योग बनेगा। वैसे प्रमुख रूप से गजकेसरी योग का जो नियम है वो ये पहले वाला ही है कि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तब गजकेसरी योग बन जाता है। और ये दोनों के दोनों जो परिभाषाएं हैं इनको हम उसके साथ ऐड करने वाली परिभाषाएं कह सकते हैं। अर्थात इन दोनों के होने से आपका जो गजकेसरी योग होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा शक्ति संपन्न होगा, ज्यादा रिजल्ट देने में समर्थ होगा। तो चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति आ जाए तो गजकेसरी योग बना, और चंद्रमा के द्वारा बुध को देखा जाए या बुध चंद्रमा के साथ ही बैठ जाए तब गजकेसरी योग और ज्यादा प्रबल हुआ। और तीसरी कंडीशन के अंदर चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की, शुक्र की, बुध की इनकी दृष्टि पड़ जाए तो आपका जो गजकेसरी योग है और भी ज्यादा बलवान हो जाता है। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये जो पहले वाला नियम है, चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति आ जाए और उसके ऊपर मान लीजिए अगर शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि हो जाए तो चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति आ गया तो गजकेसरी योग बन गया। और उसके ऊपर अगर शुक्र और बुध इन दोनों की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ जाती है तब हमारा गजकेसरी योग पूरी तरह से फलीभूत हो जाता है। और ऐसा गजकेसरी योग जातक को बहुत अच्छा रिजल्ट देने में समर्थ होता है। अब बात करते हैं कि गजकेसरी योग का रिजल्ट कैसा होता है, कैसा परिणाम होता है। इसको समझने के लिए समझें, चंद्रमा हमारा मन है और हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उस प्रत्येक कार्य में, हमारी प्रत्येक सफलता में हमारे मन का प्रमुख योगदान रहता है। आप देखते हैं अगर कोई बच्चा या कोई विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाता है तो अध्यापक अथवा अभिभावक उसको बोलते हैं कि बच्चा ध्यान से पढ़ाई करो। अगर कोई व्यक्ति सही ढंग से काम नहीं करता है तब हम उसको बोलते हैं कि काम ध्यान से करो। अगर कोई व्यक्ति चलते चलते गिर जाता है, चोट लग जाती है, हम बोलते हैं ध्यान से चला करो। हर काम के पीछे हम ध्यान को जोड़ देते हैं। ये जो ध्यान है ये और कहीं से नहीं आता। ध्यान से करने का अर्थ ही है आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ आप अपने मन का संयोग मिलाएं, आप अपने मन को वहां पर अटैच करें। अगर आपके कार्य के साथ में आपका मन संयुक्त हो जाता है तो आपको प्रत्येक कार्य के भीतर सफलता प्राप्त हो जाती है। और जिस कार्य को करते समय आपका मन कहीं और हो अर्थात आपका ध्यान कहीं और हो तो वो काम सफल नहीं हो पाता, वो काम अक्सर बिगड़ जाता है।
तो इससे आप भली भांति समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में हमारे मन का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा महत्व है। और हमारा मन अर्थात हमारी कुंडली का चंद्रमा, तो जैसा चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर होगा लगभग वैसा ही आपका मनोभाव होगा, आपके मन की वैसी स्थिति होगी। तो कुंडली के अंदर सबसे पहले हमें अपने चंद्रमा को देखना चाहिए। अगर हमारा चंद्रमा कहीं पीड़ित है, कहीं खराब है, तो सीधी सी बात कि आपका मन खराब है। और मन का जब तक इलाज नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा चंद्रमा का ध्यान रखने की जरूरत है और चंद्रमा के अनुसार अपने मन का इलाज करने की आवश्यकता है। तो गजकेसरी योग के अंदर भी सबसे पहली जो भूमिका है वो चंद्रमा की है, अर्थात आपके मन की है। और दूसरे नंबर में गुरु है। गुरु क्या है? आपके जीवन का ज्ञान, आपके जीवन की समझ, आपका विवेक, आपका भीतरी जो दृष्टिकोण होता है, ऐसा दृष्टिकोण जो सत्य से युक्त हो, समझदारी से युक्त हो, ईमानदारी से युक्त हो, विराट सोच के साथ में संयुक्त हो, जिस व्यक्ति के भीतर वसुधैव कुटुंबकम की भावना कम या अधिक मात्रा में बैठी हुई हो, जिस व्यक्ति की दृष्टि हमेशा बहुत बड़ी सोच के साथ में लगी हुई हो, जिस व्यक्ति का जीवन परोपकार के लिए, दूसरे की भलाई के लिए और सत्य के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित होता हो, ये सब सद्गुण आपको मिलते हैं देवगुरु बृहस्पति से, गुरु से। तो गुरु आपके जीवन में ब्लेसिंग्स का कारक है, गुरु आपके जीवन में लॉयल्टी का कारक है, गुरु आपके जीवन में विजडम का कारक है, दूरदर्शिता का कारक है। तो जब आपका मन अच्छा हो और आपके मन के साथ में गुरु का संयोग बन जाए तब उसको गजकेसरी योग बोला जाता है। और ऐसा गजकेसरी योग कुंडली के अंदर बनने का अर्थ हुआ कि आप जिस कार्य के भीतर भी प्रयास करेंगे वहां पर आपने किसको जोड़ दिया? गुरु और आपका चंद्रमा, अर्थात आपका मन और आपकी समझ। जब हमारा मन ज्ञान के साथ में जाकर के मिल जाए, जब हमारा मन विवेक के साथ में जाकर के मिल जाए, जब हमारा मन हमारे भीतर की सत्यता के साथ में जाकर के मिल जाए, तो पहली बात हम लोग गलत काम नहीं करेंगे, दूसरी बात जो भी कर्म करेंगे उसमें हम सफल होंगे और हम वही कर्म करेंगे जो सचमुच में करने योग्य कर्म होगा, लाभदायक कर्म होगा। ज्योतिष के ग्रंथों के अंदर इस गजकेसरी योग के लिए बहुत प्यारे शब्दों में इसके रिजल्टों का वर्णन किया गया है। मैं आपको बता रहा हूं। गजकेसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। कहा गया है गजकेसरी संजातः, अर्थात जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर गजकेसरी योग बन रहा हो ऐसा व्यक्ति तेजस्वी, सबसे पहले नंबर पे वो बहुत तेजस्वी होगा, तेजपूर्ण होगा, अर्थात उसके जीवन का ऐसा प्रभाव पड़ेगा, उसकी वाणी का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि सामने वाला उसकी वाणी को बड़े आदर के साथ में सुनेगा। उसकी वाणी एक प्रकार से प्रमाण की तरह मानी जाएगी। उस व्यक्ति की वाणी के अंदर कहीं ना कहीं सत्य का पुट होगा, समझदारी का पुट होगा, हर दृष्टि से तेजस्वी माना जाएगा। और दूसरे नंबर पे धनवान, बृहस्पति देखिए लाभ का कारक है, बृहस्पति आपके लिए धन का कारक है। हम कुंडली का दूसरा भाव देखते हैं, दूसरे भाव का कारक भी बृहस्पति है, जहां से हम अपना परिवार देखते हैं, अपना सेविंग्स देखते हैं, अपना संचय किया हुआ धन देखते हैं, बृहस्पति उसका कारक है। और 11वां भाव जो लाभ का स्थान है उस भाव का कारक भी बृहस्पति है। इसलिए यहां पर बोला गया कि धनवान, जिस व्यक्ति का मन बृहस्पति के साथ जाकर के अटैच हो गया वो धनवान होगा। और धनवान कहने का अर्थ यहां पर केवल चल संपत्ति को नहीं लेना चाहिए, केवल पैसे को नहीं लेना चाहिए। उस व्यक्ति के पास में चल संपत्ति भी होगी, अचल संपत्ति भी होगी और किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति का जीवन
समृद्ध होगा, चाहे वो ज्ञान की समृद्धि हो, समझदारी की समृद्धि हो, अपने सद्गुणों की समृद्धि हो, ऐसा व्यक्ति विपन्न या कंगाल नहीं होगा। तीसरे नंबर पे बोला गया है धान्यवान। ऐसे व्यक्ति के पास भंडार भरे हुए रहेंगे, कभी उसको अपने जीवन में खाने पीने की चीजों को लेकर के कभी कोई कमी नहीं होगी, उसके भंडार हमेशा भरे रहेंगे। चौथे नंबर पे बोला गया मेधावी। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, मेधावी होता है, बहुत समझदार होता है, और बुद्धिमान होने का अर्थ है वो जो भी निर्णय करेगा सटीक होगा, सही निर्णय होगा, और उसका प्रत्येक निर्णय उसको सही रिजल्ट देने वाला होगा। 5वें नंबर पे बोला है गुण संपन्न। ऐसा व्यक्ति एक प्रकार से गुणों की खान हम लोग उसको कह सकते हैं। उसके जीवन में भरपूर सद्गुण भरे होंगे, एक से ज्यादा सद्गुणों से भरा हुआ वो व्यक्ति जीवन जीने वाला होगा, जिसका चंद्रमा भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है। चंद्रमा और गुरु का केंद्रीय संबंध जिसकी कुंडली के अंदर बन जाए। और 6ठे नंबर पे बोला गया है राजप्रिय करो भवेत। ऐसा व्यक्ति राजाओं के लिए प्रिय करने वाला होगा। राजा का अर्थ हुआ सरकार, राजा का अर्थ हुआ हमारा मालिक, हमारे अपने घर के बड़े, अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने बड़ों का नाम रोशन करने वाला, बड़ों की मान मर्यादा को और बढ़ाने वाला, अपने परिवार की इज्जत और प्रतिष्ठा को कई गुना बढ़ाने वाला साबित होगा। तो ये गजकेसरी योग के संबंध में कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। गजकेसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। ये गजकेसरी योग के रिजल्ट के बारे में बताया गया है। अगर आपके कुंडली के अंदर गजकेसरी योग बन रहा हो तो अवश्य इन सद्गुणों की ओर अपने जीवन को बढ़ाएं, ऐसे मार्ग पर अपने जीवन को बढ़ाएं। और एक बात अवश्य ध्यान में रखें, गजकेसरी योग आपके कुंडली के अंदर बन रहा हो, किंतु अगर आप चंद्रमा के सद्गुणों को न अपनाते हो, आप बृहस्पति के गुणों को न अपनाते हो, अर्थात बृहस्पति ज्ञान का कारक है, आपको ज्ञान के मार्ग में भरपूर आगे बढ़ना चाहिए, अध्ययन के क्षेत्र के अंदर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका अध्ययन बीच में रुक जाता है, अगर आप अध्ययन के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो आपका बृहस्पति एक्टिव ही नहीं हो पाएगा, और जब तक वो सक्रिय नहीं होगा तब तक उसका रिजल्ट आपको मिलेगा कैसे। इसी प्रकार चंद्रमा है, आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा अगर गजकेसरी योग बना रहा हो, किंतु अगर आप अपने घर में चंद्रमा को खराब करते हो, अर्थात पानी का दुरुपयोग करना, अपने माता के प्रति गलत भावना रखना, और केवल माता के प्रति नहीं, धरती माता के प्रति, गौ माता के प्रति, जो भी हमारे लिए माता के स्थान में अवस्थित होने वाली है, उस प्रत्येक, चाहे वो महिला हो चाहे कोई भी हो, उसके प्रति हमारा गलत संबंध होगा तो हमारा चंद्रमा खराब हो जाएगा। कुंडली के अंदर कितना ही अच्छा चंद्रमा हो, अगर आपके व्यवहार के अंदर आप चंद्रमा को खराब करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको समुचित ढंग से नहीं प्राप्त हो पाएगा। कुंडली के अंदर गुरु कितना ही अच्छा हो, किंतु गुरु के जो कारक तत्व हैं, उन कारक तत्व के साथ आपके संबंध अगर खराब होते हैं तो आपको समुचित रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, आपकी कुंडली के अंदर कोई अच्छा योग बन रहा है, आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह अच्छी स्थिति में है, हमेशा उस ग्रह के गुणों को मैक्सिमम अपनाने की कोशिश करें। जितना ज्यादा उसके गुणों को अपनाएंगे उतना ही ज्यादा आपको अपने जीवन में लाभ प्राप्त होगा, संतोष प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। तो ये तो हुई आज के गजकेसरी योग के संबंध की बातें। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर के बारे में। बहुत सारे प्रश्न आपके हम तक पहुंचते हैं और उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है अनिल कुमार जी का। उन्होंने पूछा है, मकर लग्न की कुंडली के अंदर दूसरे भाव में बृहस्पति हो तो उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्यों नहीं माना जाता?
पहली बात तो ये कि ये कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है कि दूसरे भाव में बृहस्पति को अच्छा न माना जाए। ये केवल किसी विशेष दृष्टिकोण के अनुसार और किसी विशेष संदर्भ में ये बात कही जाती है। और इस बात का जो कारण है मैं आपको बताऊं, कुंडली के अंदर गुरु और शनि से बहुत सारे योग भी बनते हैं, किंतु एक बात मुख्य रूप से हमारे को याद रखनी चाहिए, शनि हमेशा गुरु को नीच करता है। आपको पता है कि 10वीं राशि में अर्थात मकर राशि में गुरु हमेशा नीच का हो जाता है। तो शनि हमेशा गुरु को नीच करता है और मकर लग्न की कुंडली के अंदर लग्नेश शनि है, तो संपूर्ण कुंडली का दारोमदार शनि के पास में है। और शनि के पास में होने के कारण दूसरे भाव में कुंभ राशि आ जाती है। कुंभ राशि भी शनि की ही राशि होने की वजह से इस कारण से बोला जाता है कि वहां पर गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देने में कई बार समर्थ नहीं हो पाता। दूसरा प्रश्न पूछा है संजय वाच नामक आईडी से। उन्होंने पूछा है कि हमारी लग्न कुंडली के अंदर कोई ग्रह उच्च का हो किंतु नवांश कुंडली के अंदर जाकर के अगर वो नीच का हो जाता है तो कैसा रिजल्ट मिलता है। तो देखिए, लग्न कुंडली हमारी कुंडली का बाहरी रूप है और कुंडली का भीतरी स्वरूप देखने के लिए नवांश कुंडली को देखा जाता है। तो हमारी लग्न कुंडली के अंदर कोई ग्रह उच्च का है और नवांश कुंडली में जाकर के वो नीच का हो जाता है, तो सीधे तौर पर उसका जो उच्च का परिणाम है, उच्च के जो रिजल्ट हैं, उसकी मात्रा में थोड़ी कमी हो जाएगी, अर्थात वो सामान्य रिजल्ट देने वाला ग्रह हो जाएगा। अगर इस प्रकार की स्थिति आपके साथ बन रही है तो जो आपके लग्न कुंडली का उच्चस्थ ग्रह है उसके गुणों को अपने जीवन में बढ़ाएं, लाभ होगा। तीसरा प्रश्न पूछा है सुमन सिंह जी ने। वो पूछते हैं हमारी कुंडली का कोई ग्रह मित्र राशि में हो किंतु शत्रु नक्षत्र में हो तब कैसा रिजल्ट देगा। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि राशि और नक्षत्रों को जब हम देखेंगे तो हमेशा नक्षत्रों को ज्यादा महत्व देंगे। मान लीजिए कोई ग्रह हमारा मित्र राशि में है लेकिन शत्रु नक्षत्र के अंदर पड़ गया है, तो कहीं ना कहीं उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। राशि और नक्षत्रों में से इन दोनों की तुलना करेंगे तो नक्षत्रों का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी हो जाएगा। तो हमारा कोई अच्छा ग्रह शत्रु नक्षत्र के अंदर पड़ जाए तो कहीं ना कहीं उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, तो ऐसे ग्रह को मजबूत करने की जरूरत होगी। चौथा प्रश्न पूछा है अंशुमन जैन जी ने। वो पूछते हैं कि पितृदोष का क्या उपाय है, बताएं। जब हमारी कुंडली का 9वां भाव और सूर्य दोनों ही खराब हो जाएं तब पितृदोष माना जाता है। इस स्थिति के अंदर आपको मैक्सिमम चाहिए कि सूर्य नारायण भगवान की आराधना करें, उनका जाप पाठ करें, अपने पिताजी और अपने पूर्वजों के प्रति कभी गलत धारणा न रखें, हमेशा उनका गुणानुवाद करते रहें, उनका नाम स्मरण करते रहें और प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि को अपने घर के दक्षिणी हिस्से में अथवा दक्षिण पश्चिम का जो नैऋत्य दिशा होती है, नैऋत्य दिशा कोण में वहां पर पितरों का स्मरण करके कोई दीपक जलाएं, उस स्थान को साफ स्वच्छ रखें और उनका नाम स्मरण करें। और प्रत्येक वर्ष जो पितृपक्ष आता है जिसको श्राद्ध पक्ष भी बोला जाता है, तो पितृपक्ष में मैक्सिमम गीता का पाठ करें, अपने पूर्वजों का नाम स्मरण करें। भले ही पितृपक्ष में से किसी एक दिन आपके पूर्वजों का श्राद्ध पड़ता होगा, किंतु ये जो पूरा का पूरा पक्ष है उस संपूर्ण पक्ष में अपने पितरों को स्मरण करके उनके नाम से कुछ न कुछ दान निकालते रहें, कुछ न कुछ भोजन निकालते रहें। उनके नाम पे निकाल करके वो भोजन किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को किसी न किसी रूप में उस भोजन को बांटें। यही पितृदोष को कम करने का सर्वोत्तम उपाय है। तो ये था आज का हमारा विषय गजकेसरी योग के संबंध में, और उसके साथ में कुछ आपके प्रश्न और भी आपके प्रश्न मुझ तक जो पहुंचे हैं क्रमशः उनका उत्तर आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। अपने ज्ञान को हमेशा वर्धमान करते रहें, सीखते रहें और समझदारी बढ़ाते रहें, धर्म की आराधना करते रहें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूं। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन।
जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढालना